बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि डिजिटल आईसीज़। तो आज हम आपको डिजिटल आईसीज़ के बारे में लेक्चर दे रहे हैं और इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि ज़रूरी मालूमात आपको पहुंचाएं, आपको समझाएं, आपको बताएं, आपको दिखाएं। तो आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे लेक्चर के, उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टीटीएल डिजिटल आईसीज़ एक टाइप है इनकी, वो कौन सी होती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे एचसीटी सीरीज़ सीमॉस आईसीज़ के बारे में, जो कि टीटीएल आईसी के साथ कॉम्पेटेबल हैं। फिर हम आपको बताएंगे सीमॉस डिजिटल आईसीज़ जो कि 40XX या 4000 सीरीज़ कहलाती हैं। फिर हम आपको टीटीएल और सीमॉस आईसीज़ के बारे में फ़र्क बताएंगे। इनमें आप बताएंगे कि कौन सी बेहतर है और किसमें क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आईसीज़ आपने यकीनन पहले देखी होंगी, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये हमारे पास एक वेरो बोर्ड था, उसके ऊपर हमने कुछ आईसीज़ डिजिटल आईसीज़ उनके ऊपर हमने आपको लगा कर दिखा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। जिस तरह ये देखिए, ये एक आईसी है, इसका नंबर है HEF4001BP। ये एक 40 सीरीज़ यानी कि सीमॉस आईसी है। उसके बाद एक दूसरी आईसी देख लीजिए, ये है HCF4011BE। ये भी सीमॉस आईसी है, डिजिटल आईसी है। उसके बाद एक और आईसी देखिए, HEF4069UBP। ये डिजिटल आईसी है, 40 सीरीज़ की है और यानी कि सीमॉस आईसी है। उसके बाद नेक्स्ट 4081 HEF4081BP। ये भी जो है सीमॉस आईसी है। फिर ये देखिए, ये है आईसी SN74HC02। ये HC सीरीज़ की डिजिटल आईसी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आईसी हमने आपको दिखाई है वो है SN74HCT, यानी कि HCT सीरीज़ की है, 74HCT08N। ओके, इसमें पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका जो नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है HEF और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये फिलिप्स का मोनोग्राम है। तो HEF जो सीरीज़ है वो फिलिप्स की जो कंपनी है वो HEF लिखेगी डिजिटल आईसीज़ के बारे में। तो पहले जो नंबर से जो पहले हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कंपनी के होते हैं। जैसे ये ST कंपनी की है और इसने HCF लगाया है। इसी तरीके से HEF, ये NXP कंपनी है, उसने HEF लगाया है। उसके बाद आ जाइए HEF, ये भी NXP कंपनी की है। ये जो है ये SN जो नंबर है ये यूज़ करता है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। अब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो है वो, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये देखिए, ये ब्लैक कलर का जो मोनोग्राम है ये टेक्सास स्टेट का है, यानी कि जो अमेरिका की जो स्टेट है टेक्सास, उसका ये ब्लैक वाला जो निशान है ये उस टेक्सास स्टेट का समझ लीजिए कि मैप है। उसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो वाइट और ब्लैक में लिखा हुआ है टी वाइट में लिखा हुआ है और आई जो है वो ब्लैक में लिखा हुआ है। तो TI का मतलब है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ये वो कंपनी है जो कि यानी कि समझ लीजिए आईसीज़ बनाने की ये बिल्कुल शुरू से, और इसी कंपनी ने आईसीज़ बनाना शुरू की थी। ये TI अभी आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर, और ब्लैक कलर में टेक्सास का निशान है। ये भी देखिए, ये भी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है और मोनोग्राम आपको नज़र आ रहा है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का, और इसका जो नंबर है SN। ठीक है, SN जो है ये टेक्सास वाले यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है, जो 2 नंबर होता है अल्फ़ाबेट्स के बाद, जैसे कि इसके अंदर है 40 का मतलब ये कि सीमॉस आईसी है, सीमॉस सीरीज़ है। 40 मतलब सीमॉस आईसीज़ की ये सीरीज़ है। उसके बाद 01 का मतलब ये है कि ये कौन सा डिवाइस है, एंड गेट है, और गेट है, या कौन सा डिवाइस है। इसी तरीके से ये देखिए, ये भी 40 सीरीज़ यानी कि सीमॉस आईसी है, और 11 का मतलब ये है कि ये डिवाइस बताता है 11 कौन सा है। तो हम आपको बताएंगे इनके बारे में, पहले थोड़ा थोड़ा एक एक मरतबा बता दें। फिर 4069 जो है, 40 सीमॉस, 69 इसका डिवाइस का
आईसी के अंदर जो सर्किट है उसका नंबर है। उसके बाद 4081 इसका नंबर है। उसके बाद ये आ जाइए यहाँ पर 74 जो नंबर होता है वो होता है TTL आईसीज के लिए। फिर ये HC है, HC इंडिकेट करता है कि ये CMOS है और कॉम्पेटेबल है TTL के साथ। 02 डिवाइस और J इसकी मैन्युफैक्चरिंग है कि J क्या चीज़ होती है। उसके बाद ये देखिए 74 यानी कि TTL आईसीज के बारे में है। SCT का मतलब ये है कि ये हम बताएंगे आपको, SCT के बारे में डिटेल से बताएंगे कि SCT से क्या मकसद है। और उसके बाद 08 इसका जो है वो डिवाइस का नंबर है कि अंदर सर्किट कौन सा है, और N का मतलब ये है कि बना किस चीज़ का है। लेकिन हम आपको बता देते हैं N का मतलब ये है कि ये प्लास्टिक पैकेज का है। इसकी जो बॉडी है आईसी की, जो ब्लैक आपको नज़र आ रही है, प्लास्टिक पैकेज है। उसके बाद जे में अगर आप देखेंगे यहाँ से साइड से, तो इसके अंदर ये देखेंगे आपको ब्लैक सा ये अपना वाइट एक नज़र आ रहा है, आपको तय नज़र आ रही है दोनों दो हिस्सों के दरमियान में वाइट तय। तो ये कहलाती है सिरेमिक। तो ये आईसी जो है वो सिरेमिक आईसी होती है। तो ये भी इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी बनावट बताती है। ओके, अब जिस तरह की ये 4001 सीरीज़ है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि 4001 क्या चीज़ है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम आपको इन आईसीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, और इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये एक लिस्ट है, ठीक है, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर आईसीज़ के बारे में बताया हुआ है कि ये आईसी किस चीज़ की होती है। लेट्स से जिस तरह मिसाल के तौर पे ये है 4001। तो हम इसमें 4001 का मतलब ये है कि हम इसमें देखते हैं कि CMOS आईसी कौन सी है। ये देखिए ये लिस्ट है 400 सीरीज़ लॉजिक आईसीज़, और ये है 4001। ये देखिए 4001 क्वाड 2 इनपुट नॉर गेट, यानी कि इसके अंदर नॉर गेट हैं और 2 इनपुट वाले नॉर गेट हैं, और क्वाड का मतलब है 4। ठीक है, नेक्स्ट जो आईसी है हम इसमें देखते हैं कि ये है 4011। 4001 में आएंगे तो हमारी 4011 देखिए 40CD जो है इसका कंपनी का नंबर है। 4011 क्वाड 2 इनपुट नैंड गेट, क्वाड 2 इनपुट नैंड गेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नैंड गेट्स हैं, 2 इनपुट वाले नैंड गेट हैं, और टोटल तादाद 4 हैं गेट्स की। अब हम आपको इस आईसी की इंटरनल जो ये नैंड गेट्स हैं इनकी भी आपको पिक्चर दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए ये हमारी जो आईसी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया है कि गेट किस तरीके से इसमें बनाए गए हैं। ये इसका आईसी का नंबर है 4011। उसके बाद ये देखिए ये नैंड गेट हैं, ये 4 नैंड गेट इसके अंदर बिल्ट इन है। ये इसकी पावर VDD है, प्लस सप्लाई यहाँ पर आती है, ये इसके 0 वोल्ट आते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये गेट जो है, इस गेट के ऊपर 1 नंबर इनपुट और 2 नंबर इनपुट यानी कि A1 और B1 यहाँ पर इसके इनपुट पे दिए हुए हैं, और आउटपुट ये निकल के यहाँ से Q1 आउट हो रही है। तो ये गेट नंबर हमारा 1 है। इसी तरीके से गेट नंबर 2 जो है उसकी A2 और B2 यहाँ से इन है, यानी कि 6 नंबर और 5 नंबर पिन से, और उसके बाद 4 नंबर से हमारी आउटपुट नंबर 2 आउट हो रही है। गेट नंबर 3 हमारा ये है, इसकी इनपुट A3 और B3 यानी कि इनपुट A और B3 जो है इसके नंबर ऑफ गेट का बता रहे हैं कि गेट कौन से वाला है, यानी कि तीसरे वाला गेट है, आउटपुट इसकी यहाँ से निकल रही है। ये गेट हमारा चौथा है, इसके इनपुट जो है वो 13 नंबर पे और 12 नंबर पे है, A और B, A4 और B4, और आउटपुट हमारी 4 नंबर से निकल रही है। तो एक्चुअली ये इन्होंने इसका आईसी का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम बना के बताया है कि इसमें गेट इस तरीके से लगे हुए हैं ताकि अगर आपने इसको चेक करना हो तो आपको पता हो कि सप्लाई हम कहाँ चेक करेंगे और उसकी जो इनपुट्स हैं वो कहाँ कहाँ आ रही हैं और आउटपुट कहाँ से निकल रही हैं। तो आप इसकी इनपुट्स भी चेक कर सकते हैं और आउटपुट्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इन आईसीज़ के बारे में आप देख सकते हैं, इसकी डाटाशीट डाउनलोड करके और उसके पैरामीटर्स देख के। तो बहरहाल इसी तरीके से ये लिस्ट है जिसके अंदर हमारी ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर 74 HC सीरीज़ की आईसीज़ हैं, इनके ये नंबर्स हैं, उनकी डिटेल दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसके अंदर देखिए ये 74 सीरीज़ की आईसीज़ हैं, उनके ये नंबर हैं। सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं कि कितने किस्म की आईसीज़ वगैरह होती हैं। फिर ये CD40 सीरीज़ की हैं CMOS आईसी, जो कि मैंने आपको बताया है, इसकी ये लिस्ट है।
उसके बाद ये सारी इसी की लिस्ट है, 4060, 4063 तमाम इनकी डिटेल है। उसके बाद जो है कुछ आईसीज जो हैं वो CD45 नंबर से भी शुरू होती हैं और उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, कुछ ही तादाद हैं, कुछ स्पेशल फंक्शंस की ये आईसीज हैं, तो ये भी हमारी CMOS में ही कहलाती हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको TTL आईसीज जो कि डिजिटल आईसीज हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं और समझाते हैं। एक्सक्यूज मी। तो TTL आईसीज जो हैं, इसको TTL से बनता है ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि TTL स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। जब डिजिटल आईसीज बनी थी 1963 में, तो सबसे पहले TTL आईसीज बनी थी और ये सहरा भी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी जो कि अमेरिका की है, टेक्सास के अंदर है, उसके ही जाता है। उसके बाद 1964 के अंदर पहले डिजिटल आईसीज बन के और मार्केट में या कंप्यूटर्स के अंदर ये लॉन्च हो गई थी। तो TTL आईसीज हर बंदे ने सुना होगा, बहुत मरतबा सुना होगा कि भाई ये आईसी TTL है, TTL टाइप की है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि TTL का मतलब क्या है। अगर हमें पता होगा TTL का ये मतलब, ऐसा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, पहले वो आपको दिखा दूँ, उसके बाद ये मज़ीद इसकी तफसील के बारे में बात करेंगे। तो TTL यानी कि ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक का मतलब ये है कि एक लॉजिक गेट है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन की इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होती हैं। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था नैंड गेट के बारे में, आईसी का ब्लॉक डायग्राम अंदर से दिखाया था, उसके इनपुट्स थे और आउटपुट्स थे। तो TTL का मतलब ये है कि इस जो गेट है, जो इसका लॉजिक है, इसकी जो इनपुट है, इनपुट पे भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यानी कि इनपुट को जो रिसीव करता है वो ट्रांजिस्टर ही रिसीव करता है। उसके बाद वो प्रोसेस होती है, एम्पलीफाई होती है, उसका जो लॉजिक बनता है, और जब आउटपुट निकलेगी बाहर उस आईसी से, उस लॉजिक से, तो वो भी ट्रांजिस्टर ही होगा। यानी कि TTL एक ऐसा लॉजिक है, ऐसा गेट है जिसकी इनपुट पे भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और आउटपुट पे भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और इसकी मिसाल एक यूँ भी कह सकते हैं कि TTL के अलावा और भी बहुत सारे टाइप के लॉजिक होते हैं, जैसे कि RTL का मतलब है कि रजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। दूसरा होता है DTL यानी कि डिजिटल टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो हम आपको भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं इन तीन लॉजिक्स के हवाले से, ताकि आपको TTL का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये जो आपको एक सर्किट डायग्राम जो नज़र आ रही है, ये सर्किट डायग्राम है RTL की, यानी कि रजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। और रजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक के हवाले से इन्होंने इस सर्किट के अंदर नॉर गेट बनाया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारी आउटपुट है और ये दो हमारी इनपुट है। इनपुट हमारी रजिस्टर्स के ऊपर आ रही है और आउटपुट हमारी ट्रांजिस्टर से ली जा रही है, तो इसलिए उसको कहते हैं RTL, रजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी कि इनपुट्स रजिस्टर्स पे आ रही हैं और आउटपुट ट्रांजिस्टर से ली जा रही है। इसी तरीके से दूसरा लॉजिक जो कि हमने आपको बताया था वो था DTL यानी कि डायोड टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये एक नैंड गेट इन्होंने बनाया है, इसके अंदर इसकी दो इनपुट्स हैं जो कि डायोड पे दी गई हैं और आउटपुट इसकी ट्रांजिस्टर से ली गई हैं। तो ये DTL है, यानी कि डायोड टू ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी कि इनपुट डायोड पे दी गई है और आउटपुट ट्रांजिस्टर से ली गई है और इसे नैंड गेट बनाया है। उसके बाद तीसरा जो सर्किट है वो है TTL का। ये भी एक नैंड गेट बनाया है और इसमें क्या है कि TTL स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी कि इनपुट के ऊपर भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और आउटपुट के ऊपर भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि TTL यानी कि ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक, इनपुट ट्रांजिस्टर के ऊपर आ रही है, आउटपुट ट्रांजिस्टर से जा रही है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि TTL क्या होता है, यानी कि इसकी इनपुट ट्रांजिस्टर पे आती है और आउटपुट भी ट्रांजिस्टर से ली जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आईसी बनी थी 1963 के अंदर, उसको इस्तेमाल किया गया 1964 में और वो कहलाती थी स्टैंडर्ड TTL आईसी। और नंबर मैंने जैसे आपको बताया, मैंने आपको आईसी दिखाई थी कि सबसे पहले उनमें 74 लिखा होता है, उसके बाद डिवाइस का नंबर होता है, जैसे कि 01, 02। हमने आपको 7411 या 4011 हमने आपको दिखाया था। उसके बाद इसके अंदर जो है वो इन्हेंसमेंट आती गई, चीज़ें चेंज होती गई, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज होती गई है।
अगर किसी आईसी के अंदर 74 और उसके बाद उसका नंबर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड आईसी है, ओरिजिनल फॉर्मेट में है, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी पे है। उसके बाद अगर उनके दरमियान में ये नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया आपको, एच है, उसके बाद एल है, एस है, एल एस है, ए एल एस है, एफ है, ए एस है या जी है, तो ये उसकी टेक्नोलॉजी को जाहिर करता है कि ये इस आईसी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और उसके पैरामीटर उस हिसाब से क्या है। जैसे कि एच जो है वो कहलाती है हाई पावर, यानी कि पहले जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाई थी उसके मुकाबले में उसकी उन्होंने आउटपुट पावर जो है वो बढ़ा दी। उसके बाद एल जो है लो पावर, उन्होंने इसकी पावर कम कर दी और पावर करने से उसका कुछ और फ़ायदा हासिल किया उन्होंने, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जो है एल एस टाइप की आई, जो कि बहुत मशहूर टाइप की ये TTL आईसी है। इसको कहते हैं लो पावर और शॉर्ट की। एल का मतलब है लो पावर, और जैसे कि ऊपर था ये जो वाला जो एल था लो पावर और शॉर्ट की, इसके अंदर दो फीचर उन्होंने इस्तेमाल किए। अब शॉर्ट की क्या है, बेसिकली शॉर्ट की एक डायोड होती है जो कि हाई वोल्टेजेस को एक लिमिट से ज़्यादा को क्लैम्प करने के काम आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो ट्रांसफर इनपुट पे लगा हुआ है, क्योंकि TTL है, ट्रांसफर पे इनपुट है और ट्रांसफर से आउटपुट है, तो जब इनपुट इसको दी जाएगी ट्रांसफर को, तो उस ट्रांसफर को इन्होंने मैन्युफैक्चर करके बनाया है शॉर्ट की ट्रांजिस्टर। शॉर्ट की ट्रांसफर ऐसा है कि उसके इनपुट के ऊपर उन्होंने शॉर्ट की डायोड लगाई हैं, ताकि अगर किसी भी वजह से इनपुट के ऊपर इनपुट वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो उसको क्लैम्प करके और उसको डिजिटल फॉर्मेट में लेकर आ जाएं, और ताकि ट्रांसफर हमारा डैमेज ना हो। इस शॉर्ट की मतलब है कि इनपुट में जो ट्रांसफर लगा हुआ है वो शॉर्ट की ट्रांसफर है। आपने डायग्राम में भी देखा होगा, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था TTL की, कि उसके अंदर उसकी इनपुट के ऊपर थोड़े से एरो लगे हुए थे, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये एरो लगे हुए थे। तो इस किस्म के जो है वो निशान होते हैं। हालांकि शॉर्ट की का तो सिंबल कुछ और होता है। बहरहाल सिंपली आप ये समझ लीजिए कि उसके इनपुट के ऊपर जो जो ट्रांसफर होंगे वो शॉर्ट की होंगे। उसके बाद जो ALS है, एडवांस लो पावर शॉर्ट की, इसके अंदर उन्होंने एक और फीचर इस्तेमाल कर दिया है। एडवांस वाला लो पावर शॉर्ट की तो पहले बना चुके थे, यानी कि 76 के अंदर ये इन्हेंसमेंट हुई है। किस किस साल के अंदर मैंने बताया है किस किस साल में क्या क्या चीज़ हो रही है। उसके बाद इन्होंने फास्ट टाइप का बनाया, उसके बाद इन्होंने एडवांस शॉर्ट की बनाया, यानी कि शॉर्ट की अच्छी नस्ल की बनाई। फिर इन्होंने गीगाहर्ट सीरीज़ का बनाया, उसके अंदर जी आना शुरू हुआ। अच्छा, अब फीचर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारे इसके वोल्टेजेस हैं, यानी कि जो हमारी TTL आईसीज होती हैं वो हम उसको अमूमन बोलते हैं कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली ये आईसीज हैं। तो ये देखिए हमने सब पे इन पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, माँ सिवाय आखिर के। आखिर वाली जो गीगाहर्ट सीरीज़ है, जो कि 74G सीरीज़ कह सकते हैं आप, वो 2004 के अंदर बनाई थी, और एटलीस्ट मैंने इसको नहीं देखा, इस आईसी को, G सीरीज़ आईसी को मैंने इस्तेमाल नहीं देखा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स ये कहती है कि ये चीज़ मौजूद है, बनाई गई है, जो कि 1.65 से लेके 3.60 वोल्ट तक उसके जो हैं अप्लाइड वोल्टेज, ये VCC वोल्टेज उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी हमारी TTL आईसीज़ हैं तमाम 5 वोल्ट पे चलने वाली है। अब 5 वोल्ट के अंदर ये ऑपरेट हो रही हैं। इनमें अगर आप गौर से देखेंगे, जिस तरह नंबर 1 पे है, तो इसकी जो 5 वोल्ट से कम हो के अगर 4.75 वोल्ट आ जाएँ तो ये आईसी ऑपरेट होती रहेगी, और अगर बढ़ के 5 वोल्ट से बढ़ के 5.25 तक हो जाए तो इस्तेमाल होती रहेगी। ये आईसी अच्छी तरीके से काम करती रहेगी, यानी कि 5 वोल्ट प्लस माइनस 0.25 इसकी जो है वो वोल्टेज की लिमिट है। और दो हमारे जो हैं वो टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये वाली ALS एडवांस लो पावर शॉर्ट की, और उसके बाद एडवांस शॉर्ट की, इनकी जो वोल्टेजेस रेंज है वो 5.5 वोल्ट है, यानी कि प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट से आधा वोल्ट नीचे पावर हो जाए और या आधा वोल्ट ऊपर पावर हो जाए तो ये आईसी काम करती रहेगी। इसके अलावा एक दूसरा भी फंक्शन होता है इन आईसीज़ का, कि अगर कमर्शियल टाइप की अगर आईसी हैं तो वो 0.025 प्लस माइनस में इस्तेमाल होती हैं, काम करती हैं। और उसके बाद अगर वो इंडस्ट्रियल हैं या मिलिट्री टाइप, स्पेशली मिलिट्री टाइप की अगर आईसीज़ हैं तो उनकी रेंज भी प्लस माइनस 0.50, यानी कि 4.5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक काम करती हैं। लेकिन ये जो 5 वोल्ट की रेंज है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पावर सप्लाई जो कि इस आईसी को दे रहे हैं उसको आप रेगुलेट करके और 5 वोल्ट पे फिक्स करके इसको इस्तेमाल करें।
अगर ये आपकी किसी भी वजह से वोल्टेज इनसे आउट हो गए तो ये आईसीज काम नहीं करेंगी, तो आपका जो है जो काम है फंक्शन है वो नहीं होगा, यानी कि आईसी काम करना फेल कर देंगी। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है प्रोपेगेशन डिले। जितनी भी हमारी जो ये इसकी टेक्नोलॉजी है उसका जो ताल्लुक है सबसे ज़्यादा प्रोपेगेशन डिले के ऊपर आया है। पावर्स वगैरह में भी आया है, लो पावर हाई पावर इनपुट्स की उन्होंने थोड़ी अच्छी कर दी शॉर्ट की डायोड लगा के, लेकिन उन्होंने इसका प्रोपेगेशन डिले टाइम जो है जो कि नैनो सेकंड में होता है उसको भी उन्होंने यूज़ किया है। अब प्रोपेगेशन डिले टाइम क्या है, जिसको टीपीडी यानी कि प्रोपेगेशन डिले टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा टाइम है कि अगर आपने एक गेट की इनपुट पे सिग्नल दिया है और उसके बाद वो सिग्नल कितनी देर में आउट हुआ, जितना उसको टाइम उस गेट के अंदर ट्रैवल करने में लगा उसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन डिले। यानी कि जिस तरह अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड के अंदर तो ये 10 नैनो सेकंड था, यानी कि अगर जो ही आप इसको इनपुट देंगे तो आउटपुट जब आपकी निकलेगी तो उसको टाइम लगेगा 10 सेकंड, 10 नैनो सेकंड। उसके बाद ये देखिए दूसरा जो बनाया है एच सीरीज़ का, उसने 6 नैनो सेकंड लिए हैं। उसके बाद देखिए एल सीरीज़ का जो है वो थर्ड वन, वो जो है लो पावर वाला, उन्होंने पावर तो कम कर दी है लेकिन उनका डिले टाइम जो प्रोपेगेशन डिले है वो बढ़ गया। उसके बाद नीचे ये देखिए 3 सेकंड वेरी फास्ट शॉर्ट की लगाया, इन्होंने फास्ट कर दिया। फिर 10 नैनो सेकंड, 4 नैनो सेकंड, 3.5 नैनो सेकंड और एडवांस शॉर्ट की के अंदर इन्होंने 2 नैनो सेकंड कर दिया, दैट इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, यानी कि एक गेट में जब सिग्नल ट्रैवल करेगा तो 2 नैनो सेकंड में ही वो ट्रैवल करके आउट हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल जो 2004 में बनाया था गीगाहर्ट्ज़ सीरीज़ का, वो तो इन्होंने और भी ज़्यादा फास्ट कर दिया, 1.5 नैनो सेकंड किसी भी गेट के अंदर से उन्हें ट्रैवल करने का, प्रोपेगेट करने का। यानी प्रोपेगेट कहते हैं गुजरना, प्रोपेगेशन प्रोपेगेट गुजरना, जब इनपुट से आउटपुट भी गुजरेगा तो वो 1.5 नैनो सेकंड के अंदर। तो ये इनके कुछ ट्रांसफर के अपना टीटीएल आईसीज के फीचर्स थे कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है और इसको कैसे पता चलता है। नंबर के अंदर वो 74 के बाद लिखा होता है। उसके बाद इसके वोल्टेजेस हैं, वोल्टेज इसके बाउंड हैं 5 वोल्ट पे ऑलमोस्ट, वहाँ से वाए आखिर वाले के। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोपेगेशन डिले कि कितना टाइम लगता है। इसी से पता चलता है कि हमारा आईसी का जो सर्किट है या हमारी आईसी कितनी फास्ट है या कितनी फास्ट नहीं है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि आजकल 74 सीरीज़ की आईसी टीटीएल आईसीज इस्तेमाल नहीं हो रही। ये आईसी इस्तेमाल नहीं हो रही, शुरू में इस्तेमाल हुई थी लेकिन इनकी इस्तेमाल करने से कुछ प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स मिसाल के तौर पे ये आई कि ये जो 74 जो टीटीएल आईसीज हैं ये बनी हैं बाईपोलर ट्रांजिस्टर के ऊपर, यानी कि इनके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं इनपुट आउटपुट और इसके अलावा अंदर जो स्ट्रक्चर के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होते हैं, यानी कि अगर हमारा सिग्नल इनपुट पे आया है, डिजिटल सिग्नल इनपुट पे आया है, उसने आउटपुट पे इस सिग्नल की स्टेट चेंज करनी है, तो उस वक्त और जब इनपुट नहीं आया है तो उस वक्त भी इनके ऑल द टाइम तमाम ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, उनके अंदर से करंट गुजर रहा होता है। तो जिसकी वजह से ये पावर कंजम्पशन इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये वाली आईसीज हीट जनरेट करती हैं और हीट जनरेट करने की वजह से इनकी कूलिंग हमें चाहिए होती है और उसके बाद इसकी जो पावर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, रेगुलेटेड ना हो, तब ये काम करना छोड़ देती थी। तो बहरहाल तो इन कुछ वजूहात की बुनियाद पर स्पेशली हीट की वजह से इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है और बंद करने के बाद दूसरी आईसीज बना ली गई हैं जो कि सीमॉस टेक्नोलॉजी के ऊपर थी और उनको इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह मैंने आपको बताया था HC सीरीज़ और HCT सीरीज़ उनको मार्केट में लाया गया क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में इंडस्ट्री में ये आईसी चल रही थी। तो अब क्या किया जाए, उन्होंने ऐसा किया कि इन आईसीज़ को HC और HCT सीरीज़ बना के इस तरह से कर दिया कि हम इन सर्किट्स को इन्हीं आईसीज़ के जो कि TTL थी उन्हीं के अंदर हम CMOS आईसी लगा दें और हमारा सर्किट ऑपरेट हो जाए, चल जाए। यानी कि कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि ऐसी आईसीज बना दी जो कि TTL के साथ कॉम्पेटेबल थी, उनकी पिंस के साथ, उनके वोल्टेजेस के साथ। अगर आपने मिसाल के तौर पे TTL को और CMOS को इंटरफेस करना है तो वो सहूलत भी इसमें अवेलेबल थी। अगर आपकी एक आईसी जो TTL थी अगर वो ख़राब हो गई है तो उसकी जगह पे आप HC SCT सीरीज़ की आईसी लगा सकते हैं जो कि CMOS हैं
जो कि हीट जनरेट नहीं करती है। इसके अलावा ये है कि आपने कोई नया सर्किट आपने एक सर्किट था वो पुराना हो गया है, नया सर्किट डिज़ाइन करना है और आपने इसी डायग्राम के ऊपर डिज़ाइन करना है, तो आप इन आईसीज़ की बजाय, जो कि हमारी 74 सीरीज़ की थी, TTL आईसीज़ थी, उनकी बजाय आप SCT सीरीज़ की आईसी लगा के वो सर्किट चला सकते हैं और उनके वो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं बगैर हीट जनरेट किए या बगैर ज़्यादा पावर इस्तेमाल किए हुए। तो इसलिए अभी ये जो आईसीज़, जो जितने भी नए सर्किट बन रहे हैं, नए आपके सर्किट आ रहे हैं, उनके अंदर TTL आईसीज़ नहीं होती। लेकिन इनसे कंपेटेबल आईसी जो हैं SC और SCT सीरीज़ की आईसीज़ वो अवेलेबल हैं और उनके साथ रिप्लेसमेंट उनकी हो जाती है। तो हम अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि हम पहले भी आपको दिखाया। देखिए ये दो आईसी हैं, जिस तरह ये SN74, नंबर इसका 74 का है, ठीक है। 74 होता है TTL आईसीज़ के लिए, लेकिन HC से इसने बता दिया है कि ये CMOS आईसी है, यानी कि CMOS आईसी है लेकिन TTL के साथ कॉम्पेटेबल है। उसके बाद इधर आ जाइए आप, ये वाली आईसी जो है, इसमें अगर आपको नंबर नज़र आए, देखिए ये 74SCT08 है, ठीक है। तो 74 तो इस्तेमाल होता है TTL के लिए, लेकिन ये आईसी TTL नहीं है, ये आईसी CMOS है, क्योंकि ये HCT है, हाई CMOS, ठीक है, ये वो है। तो लेकिन ये TTL के साथ कॉम्पेटेबल है। तो हम आपको ये भी थोड़ा बताते हैं कि कॉम्पेटेबिलिटी के अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। चलिए अभी हम आ गए हैं CMOS इंटीग्रेटेड सर्किट्स की तरफ, और इसके अंदर जो है वो 40 सीरीज़ की भी आईसीज़ के बारे में बताया गया है। तमाम की तमाम CMOS हैं, और इसके अंदर 74HC सीरीज़, 74C सीरीज़ और 74HCT सीरीज़, इनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 74HC सीरीज़ जो हैं उसमें जो गेट होता है, आपको पता है कि CMOS जो आईसियाँ होती हैं उसके अंदर FET ट्रांसफ़र लगे होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांसफ़र लगे होते हैं। और फील्ड इफेक्ट ट्रांसफ़र जो होते हैं उनकी जो मॉडर्न, जो लेटेस्ट, जो उसकी जो टाइप है वो है MOS टेक्नोलॉजी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर उनकी टेक्नोलॉजी होती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये करंट ऑपरेटेड नहीं है बल्कि वोल्टेज ऑपरेटेड है, यानी कि इसके गेट में से और सोर्स के अंदर जो है वो करंट फ्लो नहीं होता, बल्कि गेट को एक फील्ड के ज़रिए, वोल्टेज से फील्ड पैदा की जाती है, उसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इसके बारे में हम आपको जो है ना वो पहले एक वीडियो बना के बता चुके हैं। तो बहरहाल, तो ये CMOS जो आईसीज़ हैं इनके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं वो MOSFET लगे होते हैं, जो कि CMOS टेक्नोलॉजी पे होते हैं। तो इसमें जो उसका गेट होता है वो सिलिकॉन का होता है 74HC सीरीज़ के अंदर, जो कि CMOS आईसी है और TTL के साथ कॉम्पेटेबल है। इसके बाद ये H स्टैंड फॉर हाई स्पीड और C स्टैंड फॉर CMOS। और ये आईसी जो HC जो सीरीज़ की होती है वो पिन कॉम्पेटेबल विद TTL, यानी कि अगर TTL का नंबर है मिसाल के तौर पे 74HC02, अगर आईसी है उसको आप 7402 के ऊपर आप लगा सकते हैं, यानी कि 7402 अगर एक TTL आईसी है और वो आपने रिप्लेस करनी है CMOS के साथ, तो उसकी जगह पे आप 74HC02 लगा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि पिन है उसकी सेम होंगी, यानी कि जो उसकी इनपुट्स आउटपुट्स जो पिन हैं उनके ऊपर सेम सिग्नल आ रहे होंगे, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। अगर नंबर आखिरी XX की जब नंबर अगर सेम है, तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर 11 है तो दोनों आईसीज़ का 11 होना चाहिए। जो TTL है वो अगर 7411 है तो आप उसकी जगह पे 74HC11 लगा सकते हैं, पिनों का प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम उस तरह से वो बनाई गई होगी। उसके बाद HCT में आ जाए। HCT में क्या है कि गेट का सिलिकॉन का है, हाई स्पीड है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकली कॉम्पेटेबल, यानी कि इलेक्ट्रिकली कॉम्पेटेबल का मतलब ये है कि जो उसके वोल्टेज होंगे TTL के उस आईसी के, तो इसके वोल्टेज भी सेम होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद पिनें भी उसकी सेम होंगी, जो जिस तरह के इसमें HC सीरीज़ में था, पिनें भी कॉम्पेटेबल होंगी और वोल्टेज भी इसके कॉम्पेटेबल होंगे। अगर 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट पे वो ऑपरेट होगी। उसके बाद अगर मेन आ जाते हैं हम 40 सीरीज़ के ऊपर, तो उसका जो गेट है वो मेटल गेट है और दैट इज़ इंडिपेंडेंट CMOS टेक्नोलॉजी है, वगैरह वगैरह। अब हम आपको गेट बता देते हैं कि CMOS का जो गेट होता है, CMOS का जो गेट या लॉजिक होता है वो किस तरह का बना होता है। ये देखिए, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये CMOS का एक NAND गेट बनाया गया है। इसके अंदर MOSFET ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं 4।
उसके बाद ये इसके इनपुट्स हैं, ट्रांजिस्टर के गेट के ऊपर इनपुट्स आ रही हैं और यहाँ से आउटपुट ले ली गई है। तो CMOS का जो गेट्स हैं वो इस तरह के होते हैं। चलिए उसके बाद जो है 74AC और 74ACT, इनके भी है एडवांस परफॉर्मेंस CMOS है। इसकी पिन कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि सिर्फ जो TTL के साथ जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो इन 3 के साथ होती है। जिस तरह ये C सीरीज़ है जो कि मेटल गेट के साथ है, और पिन कॉम्पेटिबिलिटी विद TTL है। सिर्फ C, HC और HCT, ये 3 टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि TTL के साथ कॉम्पेटिबल हैं, बाकी सब इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो ये हमारे जो है वो CMOS के हवाले से था। TTL हमने आपको बता दिया। ज़्यादातर मैक्सिमम जो हमारी ICs पहले इस्तेमाल होती रही हैं वो TTL इस्तेमाल होती रही हैं, और आजकल जो यूज़ हो रही हैं वो CMOS ICs, CMOS डिजिटल IC यूज़ हो रही हैं, और इनके बारे में हमने आपको तफसील से बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या था, जिसकी वजह से हम किसको प्रेफर करेंगे, किस में क्या प्रॉब्लम था। चलिए अभी हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं TTL ICs के बारे में और CMOS के बारे में। तो ये हमारे जो कुछ लिखा हुआ है TTL ICs के बारे में लिखा हुआ है, ये हमने जो लिखा हुआ है वो CMOS ICs के बारे में लिखा हुआ है। तो हम एक एक जो चीज़ है वो उसको करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए TTL ICs जो हैं 1963 में बनी थी, 64 से बनना इस्तेमाल होना शुरू हुई, और जो हमारी CMOS ICs हैं वो 1968 में इंट्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डेंसिटी के हवाले से, कि जो CMOS ICs हैं वो हाई डेंसिटी होती हैं लॉजिक गेट्स की, और ये जो हैं ये लो डेंसिटी या लेस डेंसिटी होती हैं लॉजिक गेट की। इस बात का मतलब ये है कि एक IC है, IC के अंदर जब हमारा सर्किट बना होता है, गेट्स बने होते हैं, तो CMOS IC के अंदर आप उसी स्पेस के अंदर, IC की स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा आप जो है ना गेट बना सकते हैं, जबकि TTL के अंदर जो उसी जो हम सेम जगह IC की थी उसके अंदर आप कम गेट बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो TTL का जो लॉजिक बनता है, गेट बनता है, उसके अंदर ज़्यादा ट्रांजिस्टर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से गेट कम बन पाते हैं। इसके अंदर जो है वो कम ट्रांजिस्टर्स के अंदर गेट बनते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इसके अंदर गेट बन सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये भी हो सकता है, फ़र्क ये भी हो सकता है कि ये जो है बाईपोलर ट्रांजिस्टर है, ये हमारा सिंगल पोलर यूनिपोलर ट्रांजिस्टर इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो यानी कि आप एक ही IC के अंदर, मिसाल के तौर पे TTL के अंदर हो सकता है कि आपको 2 ICs ज़रूरत पड़े, और 2 ICs की बजाय CMOS में एक ही IC के अंदर वो दोनों ICs के फंक्शन हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो डेंसिटी या इसमें जो है कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इनके सिंपल सर्किट होंगे लॉजिक के, और ज़्यादा गेट बन सकते हैं। इसके अंदर गेट जो है वो कम बनेंगे, एक ये CMOS का फ़ायदा है। उसके बाद जो दूसरा है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि TTL ICs चूँकि बाईपोलर BJT ट्रांसफर बनी होती हैं, तो उनके अंदर ऑल द टाइम करंट फ्लो हो रहा होता है। अगर मिसाल के तौर पे कोई सिग्नल नहीं आया और हमारा जो गेट्स जो हैं उसी हालत में अगर वो पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, तो फिर भी उसमें करंट फ्लो होता रहता है। जबकि CMOS के अंदर जो करंट फ्लो सिर्फ उस वक्त होता है जब सिग्नल आएगा और लॉजिक की स्टेट चेंज होगी, हाई से लो हो रहा है या लो से हाई हो रहा है, सिर्फ उस वक्त जो है करंट उसके मेन में से फ्लो होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होता। और उसके बाद ये वैसे भी वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, इसके अंदर जो गेट के अंदर से और सोर्स के अंदर तो करंट फ्लो होता ही नहीं होता है, सिर्फ उसके अंदर फील्ड होता है। तो इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि अगर इसके अंदर, अगर एक गेट के अंदर TTL में 10 मिलीवाट अगर पावर डिसिपेट हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो इसके अंदर सिर्फ 10 नैनोवाट, ये मिलीवाट है, 10 मिलीवाट है, ये 10 नैनोवाट, तो इतना इसकी पावर का फ़र्क होता है। इसलिए CMOS को प्रेफर किया जाता है। और चूंकि इसमें पावर ज़्यादा, ये 10 मिलीवाट तो एक गेट की है, लेकिन एक IC के अंदर बहुतों हज़ारों गेट हो सकते हैं या सैकड़ों हो सकते हैं, कम गेट, बहरहाल इसमें तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और वो ऑल द टाइम करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही होती है, और ज़्यादा हीट जनरेट होती है। और इसके अंदर हीट जनरेट नहीं होती, क्यों कि जिस वक्त सिग्नल ने चेंज होना है सिर्फ उस वक्त करंट फ्लो होगा, और वो भी बहुत कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर हीट जनरेट हो रही है इसके अंदर, तो इसकी आपको कूलिंग भी चाहिए, आपको टेम्परेचर भी डाउन चाहिए, आपको इसमें फ़ैन भी लगाने हैं वगैरह वगैरह। और अगर हीट्स में जनरेट नहीं, जब भी आप CMOS ICs को अगर आप देखेंगे, टच करेंगे, तो उसकी हीट नहीं होगी, तो इसलिए इसको नॉर्मल कूलिंग की ज़रूरत है, कोई स्पेशल कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा आ जाता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज।
तो हमारी जो TTL ICs होती हैं उनके जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ होती हैं, जो कि कमर्शियल टाइप की होती हैं। लेकिन जो ये IC होती है CMOS, इनको आप -55 डिग्री से लेके 120 डिग्री C तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक रेंज ज़्यादा है, क्योंकि जब टेम्परेचर अगर 70 ये अगर IC 70 डिग्री तक है, अगर आप किसी भी जगह पे इन्वायरमेंट पे 70 डिग्री या उससे 80 डिग्री पे जाएंगे तो ये IC काम करना छोड़ देगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ़ैन आउट। फ़ैन आउट कहते हैं कि आपका एक गेट है, उसके आउटपुट के ऊपर आप कितने गेट लगा सकते हैं, यानी कि एक जो गेट है उसकी आउटपुट को आप आगे कितनी गेट्स को ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि इसकी आउटपुट अगले गेट्स की कितने इनपुट्स लगा सकते हैं। तो ये जो TTL IC का जो फ़ैन आउट है वो है 10, यानी कि अगर TTL IC का जो गेट है उसके अगर आप मैक्सिमम 10 गेट के ऊपर इनपुट आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर से ज़्यादा देंगे तो ये गेट आपका बैठना शुरू हो जाएगा, काम करना स्लो कर देगा और मे भी काम करना बंद कर दे। जबकि CMOS IC जो हैं उसकी आप आउटपुट के ऊपर 50 गेट लगा सकते हैं, यानी कि इस गेट की जो आउटपुट है उसको 50 गेट्स की इनपुट पे आप उसको दे सकते हैं। और क्यों? इसलिए कि वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, करंट तो फ्लो होना नहीं है, यहाँ तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होना ही नहीं है, इन्हें अगर सिर्फ फील्ड पैदा करना है। बहरहाल तो एक ये एडवांटेज है कि इसकी आउटपुट के ऊपर आप ज़्यादा गेट की इनपुट्स लगा सकते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई का आ जाता है। इसके अंदर जो TTL के अंदर जो पावर सप्लाई मैंने बताया था 5 वोल्ट तक लिमिटेड होती है, आमतौर पर ±0.25 यानी कि 4.75 से लेके 5.25 वोल्ट तक होती है। और कुछ स्पेशल ICs होती हैं जिनकी रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, यानी कि 4.5 से लेके 5.5 वोल्ट तक, जो कि रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेट नहीं करेंगे तो IC आपकी सही काम नहीं करेगी। जबकि जो CMOS IC हैं उनको आप 3 से 15 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं, और 15 से ऊपर अगर 18 वोल्ट तक भी वोल्टेज चले जाएँ तो CMOS IC काम करती रहती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको बहुत ज़्यादा पावर की सहूलत मिल जाती है, फ्लक्चुएशंस वगैरह भी हों तो काम चलता रहता है। उसके बाद जो एक डिसएडवांटेज है CMOS का वो ये है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो है उसको आपने बचाना होता है, क्योंकि इसके जो CMOS के अंदर जो गेट के और जो हमारा चैनल होता है उसके दरमियान में एक सिलिकॉन की लेयर होती है। अगर ESD इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो कि बंदों के हाथों में या किसी बॉडी में अगर करंट होता है, अगर उसकी पिन को लगाएं और वो बहुत ज़्यादा करंट उसके गेट को डैमेज कर सकता है, उस जो सिलिकॉन की जो लेयर होती है दरमियान में इंसुलेशन उसको वो पंक्चर कर देता है, तो ये गेट काम करना यानी कि ये डिवाइस ख़राब हो जाएगी। जबकि TTL के अंदर इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एडवांटेज है TTL का। उसके बाद आ जाते हैं प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले जो हैं वो यानी कि जो TTL है उनका फास्ट होता है, उनका जो प्रोपेगेशन डिले जो है वो कम है, जैसे कि 10 नैनो सेकंड, हालांकि 2-3 नैनो सेकंड तक चला गया है, लेकिन इन्होंने जनरल लिया है 10 नैनो सेकंड, इन्होंने एवरेज ले लिया है कि आमतौर पर 10 नैनो सेकंड हो सकता है ICs का। जो स्पेशल ICs हैं उनका तो 4, 3, 2, 1.5 तक भी उन्होंने कर दिया था, लेकिन आमतौर पर जो इस्तेमाल होने वाली है उन्होंने एवरेज 10 ले लिया है। और इसका जो है वो 20 से 50 नैनो सेकंड तक इसका जो है वो प्रोपेगेशन डिले होता है, यानी कि एक गेट का। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि इस चीज़ को इस तरीके से कवर कर लिया है कि क्योंकि इनके सर्किट जो गेट्स के अंदर सर्किट लगे होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, यानी कि वो बहुत कम उसमें ट्रांसफर वगैरह लगे होते हैं, तो वो फिर क्या होगा कि ये टाइम वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद नॉइज़ इम्यूनिटी आ जाती है कि जब सर्किट हमारा लगा हुआ है, हमारा IC लगी हुई है, सर्किट हमारा काम कर रहा है, तो अगर वो नॉइज़ वगैरह होती हैं तो जो हमारा जो CMOS IC है वो उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, यानी कि उस नॉइज़ से बचने की इस्तात उसकी अच्छी होती है। वेयर एज TTL के अंदर वो नॉइज़ आपके सर्किट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो लंबी हो गई है, मजबूरी थी, तो हमने आपको कोशिश की है कि TTL और CMOS ICs के बारे में थोड़ा सा बता दें, समझा दें, बता दें। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।